गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जलीय NaCl, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, ये अब पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर अपन। तो देखो बेटा, यहाँ पे नाम लिख रखा है जलीय NaCl। जलीय NaCl का मतलब है NaCl विद्युत अपघट्य है, उसके अंदर मैंने जल भी मिला दिया। क्या मिला दिया मैंने? जल भी मिला दिया। तो जो पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वैसा का वैसा अपन को एक पात्र लेना है। वैसे मैंने एक पात्र ले लिया और उस पात्र के अंदर मैंने NaCl भर दिया और NaCl के साथ साथ क्या कर दिया मैंने? जल भी मिला दिया। क्योंकि जलीय NaCl है, इसका मतलब NaCl के साथ साथ मैंने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। और यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने क्या कर दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और वो का वो सिस्टम आ जाएगा प्लस और माइनस। इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोड को मैंने प्लस वाले सिरे से जोड़ा उसको मैंने क्या बोला है? उसको मैंने एनोड बोला है। और जिसके माइनस वाले सिरे से मैंने जोड़ा है उसको मैंने क्या बोला है? कैथोड बोला है। क्या बोला है बेटा मैंने? कैथोड बोला है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मैंने एक पात्र ले लिया, पात्र के अंदर मैंने NaCl और H2O का विद्युत अपघट्य भर दिया क्योंकि जल भी इसके साथ रहेगा। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ दिया और एक इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया। बैटरी के प्लस वाले सिरे से जिसको मैं जोड़ता हूँ उसको मैं एनोड बोलता हूँ और बैटरी के माइनस वाले सिरे को जिससे मैं जोड़ता हूँ उसको मैं कैथोड बोलता हूँ। एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा? एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन। ये आप पहले ही जानते हो। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे विद्युत अपघट्य है NaCl और H2O। इसका मतलब यहाँ पे कितने आयन आएंगे? NaCl के अंदर Na+ आया, Cl- आया। H2O के अंदर क्या आएगा? H+ आएगा और OH- आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 4 प्रकार के आयन मिले। कितने आयन मिले बेटा? 4 प्रकार के मुझे आयन प्राप्त हुए। 2 मेरे को प्लस आयन मिले और 2 मेरे को माइनस आयन मिले। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 आयन तो जाएंगे एनोड पे और 2 आयन जाएंगे कैथोड पे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो माइनस वाला है ये दोनों के दोनों आयन कहाँ जाएंगे? ये दोनों के दोनों आयन जाएंगे एनोड के ऊपर। दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? एनोड के ऊपर जाएंगे। क्यों मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोरीन -1 है, Cl पे -1 है और OH पे -1 है। दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। तो एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे और एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। इसका मतलब ये एनोड की ओर जाने की ओर प्रतिस्पर्धा रखते हैं, यानी दोनों एनोड की ओर जाने की ओर लड़ाई करेंगे और ये कहेंगे कि मैं जाके वहां पे अपचयित हो जाऊं, सॉरी ऑक्सीकृत हो जाऊं। ये कहेगा कि मैं जाके ऑक्सीकृत हो जाऊं, ये कहेगा मैं जाकर ऑक्सीकृत हो जाऊं। लेकिन एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण उसी का होगा जिसका अपचयन विभव कम होता है। किसका होगा? जिसका अपचयन विभव कम होता है। तो एनोड के ऊपर यहां पे मैं लिख रहा हूं एनोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। एनोड पे अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी? एनोड के ऊपर दोनों जाएंगे तो Cl-1 जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आधा Cl2 बना देगा। इसके लिए अपचयन विभव कितना है? 1.36 वोल्ट। कितना आया बेटा इसके लिए? 1.36 वोल्ट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से OH- है, ये OH- है, ये भी वहां जाके कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के जल बना देगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बना देगा। इसका इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव मेरे को प्राप्त हुआ 1.23 वोल्ट। कितना प्राप्त हुआ? 1.23 वोल्ट मुझे प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 1 आ गई और ये समीकरण नंबर 2 आ गई। दोनों का ऑक्सीकरण हो गया, यानी Cl-1 का भी ऑक्सीकरण हो गया, OH-1 का भी ऑक्सीकरण हो गया। दोनों का वहां पे ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। वो कहेगा मेरा ऑक्सीकरण हो, वो कहेगा मेरा ऑक्सीकरण हो। अपचयन विभव जिसका कम होता है उसका ऑक्सीकरण वहां पे होगा। तो देखो बेटा, इस समीकरण से अपन देखते हैं कि इसका तो 1.6 वोल्ट है और इसका 1.23 वोल्ट है। तो दोनों के अंदर अपचयन विभव कम किसका है? कम इसका है। 1.23 इसका है, कम है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी आ गई और ऑक्सीजन गैस का अपचयन विभव और जुड़ जाएगा।
अपचयन विभव ऑक्सीजन गैस का भी ऑलरेडी होता है, तो इसका और जुड़ जाएगा और इसका जुड़ने के बाद में 1.36 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अपचयन विभव कम किसका रहा, कम रहा इसका मतलब ऑक्सीकरण एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी, क्लोरीन गैस जमा होगी। तो एनोड पर जमा होने वाली गैस क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है बेटा, क्लोरीन गैस है, ठीक है। अब मेरे पास दो है, एक सोडियम प्लस है, एक H प्लस है। ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे कैथोड की ओर, और कैथोड पे इनका प्रतिस्पर्धा होगी दोनों के बीच में लड़ाई होगी। ये कहेगा कि मेरा अपचयन हो, Na प्लस कहेगा मेरा अपचयन हो, H प्लस कहेगा मेरा अपचयन हो। लेकिन अपचयन उसी का होगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। अपचयन किसका होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। तो कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, कैथोड के ऊपर Na प्लस जाएगा, तो Na प्लस क्या करेगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बना देगा, और इसके लिए अपचयन विभव है -2.71 वोल्ट। और H प्लस है, H प्लस यहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और इसका अपचयन विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट। दोनों के लिए अपचयन हो गया। अब कैथोड के ऊपर अपचयन किसका होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा। तो दोनों के अंदर अपचयन विभव ज्यादा किसका है, 0.0 वोल्ट ज्यादा है, ये माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो सोडियम धातु की बजाय हाइड्रोजन गैस जमा होगी। तो कैथोड पर जमा होने वाली धातु हाइड्रोजन गैस, सॉरी, कैथोड पर जमा होने वाली जो गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये अपने पास है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। बेटा थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जलीय जो NaCl है, तो यहाँ पे जलीय NaCl का मतलब है जल के साथ NaCl भी है। तो इसको एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले अपन ने एक पात्र ले लिया, उस पात्र के अंदर मैंने NaCl के साथ साथ जल घोल दिया, H2O घोल दिया। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य एक तो H2O हो गया, एक NaCl हो गया। तो कहने का मतलब NaCl अपने आयनों में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और H2O अपने आयनों में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो यहाँ पे दो तो मेरे पास पॉजिटिव आयन प्राप्त हुए और दो मेरे पास नेगेटिव आयन प्राप्त हुए। तो दो जो नेगेटिव आयन प्राप्त हुई, ये वो तो एनोड की ओर जाने की लड़ाई करेंगे, वो तो ये कहेंगे कि मैं एनोड पे जाके ऑक्सीकृत हो जाता हूँ, और जो दो पॉजिटिव जो आयन प्राप्त हुए हैं वो कैथोड के ऊपर जाके अपचयित होने की कोशिश करेंगे। दोनों के बीच में अपचयित होने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। तो यहाँ पे मैं एनोड के ऊपर होने वाली अर्धसेल अभिक्रिया बता रहा हूँ। एनोड के ऊपर Cl-1 जाएगा और OH-1 जाएगा। तो Cl-1 यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आधा Cl2 बना दिया, ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। इसी प्रकार से OH- है, तो OH- यहाँ पे मैंने 4 ले लिए, तो 4 OH- का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जल बना देगा और जल के साथ साथ ऑक्सीजन गैस बना देगा। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन गैस जो बनी है उसका खुद का भी अपचयन विभव होता है, ऑक्सीजन गैस का खुद का भी अपचयन विभव होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर अपचयन विभव 1.36 वोल्ट है, इस वाली रिएक्शन के अंदर अपचयन विभव 1.23 वोल्ट है। और एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण किसका होगा, एनोड पे ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका अपचयन विभव कम होता है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर कम किसका लग रहा है आपको, इसका कम लग रहा है 1.23 वोल्ट। इसका मतलब आपके हिसाब से कौन सी गैस जमा होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस जमा होनी चाहिए। लेकिन 1.23 वोल्ट यहाँ पे जो रिएक्शन आई है उसके अंदर जो अपचयन विभव आया है, उसमें जो बनने वाली ऑक्सीजन गैस है, उस ऑक्सीजन गैस का स्वयं का भी अपचयन विभव इसमें जुड़ जाता है, और स्वयं का अपचयन विभव इसमें जुड़ता है। तो 1.23 में ऑक्सीजन का जुड़ने के बाद में 1.36 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब अब दोनों के अंदर कम किसका अपचयन विभव है, अब इसके अंदर इस वाली रिएक्शन का अपचयन विभव कम है। तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस जमा होगी, एनोड के ऊपर Cl2 गैस जमा होगी। तो ये वाली रिएक्शन तो ये कहती है कि एनोड पे कौन सी गैस जमा होगी, एनोड पे क्लोरीन गैस जमा होगी। उसके बाद में कैथोड पर, कैथोड के ऊपर दोनों के अंदर कौन जाएंगे, Na+ जाएगा, H+ जाएगा, यानी जो दोनों प्लस प्लस आयन है वो कहाँ जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाके प्रतिस्पर्धा होगी। और कैथोड पे Na+ कहेगा कि मेरा अपचयन हो, H+ कहेगा कि मेरा अपचयन हो। लेकिन अपचयन किसका होगा,
अपचयन उसी का होगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैथोड पर होने वाली अर्धशेल अभिक्रिया लिखी है। यहाँ पे Na+ है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बनाएगा, और यहाँ पे H+ है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका अपचयन विभव होता है -2.71 वोल्ट और इसका अपचयन विभव होता है 0.0 वोल्ट। और आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है उसका कैथोड पे अपचयन होगा। तो दोनों में ज्यादा किसका है, दोनों में ज्यादा 0.0 वोल्ट ज्यादा है। ये तो माइनस में वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो अपचयन विभव इसका ज्यादा होगा। तो कैथोड पर जमा होने वाली गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर कैथोड पे कौन सी गैस जमा होगी व एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी। तो आप ये कह सकते हो कि एनोड के ऊपर जमा होने वाली गैस है Cl2 और कैथोड पे जमा होने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। उसके बाद में अगला हेडिंग अपने पास आता है विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन के नियम। देखो बेटा, विद्युत अपघटन का नियम एक वैज्ञानिक था फेराडे। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा, यानी इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा जमा होगी और उस सेल में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसके बीच में एक रिलेशन बताया था। उसी को अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन के नियम। यानी फेराडे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने वाली मात्रा और उस सेल के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था, दोनों के बीच में एक संबंध बताया था, जिसको अपन फेराडे के नियम भी कह सकते हैं या विद्युत अपघटन के नियम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फेराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम है फेराडे का फर्स्ट नियम और दूसरा नियम है फेराडे का सेकेंड नियम। तो अपन पहले बात कर लेते हैं फेराडे का फर्स्ट नियम। फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम, देखो बेटा यहाँ पे फेराडे का प्रथम नियम है। ये क्या कहता है कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है। क्या लगा रखा है मैंने, इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई विद्युत अपघट्य भर रखा है। क्या भर रखा है मैंने, इसमें कोई मैंने विद्युत अपघट्य भर रखा है, इसमें मैंने भर रखा है विद्युत अपघट्य। तो फेराडे क्या कहता है, फेराडे ये कहता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा जमा होगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड पे मात्रा जमा होगी, उस मात्रा को इसने क्या कहा, W। यानी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो मात्रा है वो W है। वो W किसके समानुपाती होगी, वो W होगी इसके अंदर कितना आवेश प्रवाहित करवा रहे हैं अपन। इसका मतलब आवेश कितना प्रवाहित करवा रहे हैं उसके समानुपाती होता है। यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी मात्रा जमा हो रही है, W समानुपाती किसके है, इस सेल के अंदर अपन ने कितना आवेश प्रवाहित करवाया उसके समानुपाती है। अगर मैंने आवेश ज्यादा प्रवाहित करवाया इसका मतलब मात्रा ज्यादा जमा होगी, अगर मैंने आवेश कम प्रवाहित करवाया इसका मतलब मात्रा कम जमा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है फेराडे का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो मात्रा W है वो उस सेल में प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है ये सेल, फेराडे क्या कह रहा है, फेराडे कह रहा है इस नियम के अनुसार कि ये मेरा जो नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो मात्रा W है वो उस सेल में प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब W समानुपाती किसके हो जाएगा, Q के हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ W समानुपाती Q। ये कह सकता हूँ कि W का मतलब है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा, Q का मतलब है प्रवाहित किया गया आवेश। अपन जानते हैं वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो
आप जानते हो कि जो आवेश है वो क्या होता है, धारा इंटू समय, यानी आप जानते हो कि Q बराबर होता है IT, फिजिक्स में पढ़ा था आपने कि आवेश बराबर धारा गुना समय, तो Q बराबर कितना हो जाएगा IT। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W समानुपाती Q की जगह मैंने क्या रख दिया, Q की जगह मैंने रख दिया IT। तो ये कह रहा है कि W समानुपाती किसके हो गया, IT के हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा है वो किसके समानुपाती है, I और T दोनों के गुणनफल के समानुपाती है। यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को आप अगर हटाना चाहते हो तो एक कांस्टेंट आएगा ZIT, और यहाँ पे जो Z आया है वो Z क्या है, Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है यहाँ पे बेटा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z यहाँ पे है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन क्या होगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आप ये कह सकते हो कि Z की वैल्यू जब कैसे निकालेंगे, अगर मैं I की और T की वैल्यू एक एक मान लूं, यदि I बराबर कितना मान लिया मैंने 1 एम्पियर और T बराबर कितना मान लिया 1 सेकंड, I की वैल्यू मैंने 1 एम्पियर मान ली और T की वैल्यू मैंने 1 सेकंड मान ली, तो I की जगह 1 रख दूंगा, T की जगह 1 रख दूंगा, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के। इसका मतलब W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा W है, उसी को अपन बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी W है उसी को क्या बोलेंगे अपन, Z बोलेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो जो W होगा उसी को मैं क्या कह सकता हूं, Z कह सकता हूं। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन आ जाएगी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो जो W होगा, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो मात्रा होगी उसी को मैं क्या कहूँगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहूँगा। तो ये तुम्हारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ आ गया, फैराडे का प्रथम नियम आ गया। एक बार दोबारा से देख लो इसको, W समानुपाती Q फैराडे का फर्स्ट नियम है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगली क्लास के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कैसे निकाले जाते हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं W समानुपाती Q। तो यहाँ पे थ्योरी क्या बोलेंगे अपन कि इस नियम के अनुसार किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा W है वो सेल में प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। भाई इलेक्ट्रोड पे जो जमा होने वाली जो मात्रा W है वो सेल में प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। तो W समानुपाती क्या हो गया, Q हो गया। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट, आप क्या जानते हो कि Q बराबर क्या होता है IT, यानी जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, धारा इंटू समय, यानी I गुना T होता है। तो आप जानते हो कि Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पे मैं Q की वैल्यू रख दूंगा IT, तो ये आ जाएगा W समानुपाती IT। यहाँ पे मैं जब समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो W बराबर क्या आ जाएगा, ZIT। W बराबर क्या आ जाएगा, ZIT आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा W बराबर ZIT। तो यहाँ पे Z क्या है, Z यहाँ पे आ गया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और वैद्युत रासायनिक जो तुल्यांक आया है इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे तो आप क्या कह सकते हो, I की वैल्यू और T की वैल्यू क्या मान लो आप, 1-1। इसका मतलब I को मैंने मान लिया 1 एम्पियर और T को मैंने मान लिया 1 सेकेंड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो भाई I की जगह 1 रख दिया, T की जगह 1 रख दिया, तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो W बराबर क्या हो गया, Z। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड पे जो जमा होने वाली मात्रा W है वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ये तुम्हारा फैराडे का फर्स्ट नियम आ गया। आज अपन देखते हैं फैराडे का सेकंड नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। देखो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे ने कहा था कि दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य, जैसे मान लो एक मेरे पास ये पत्थर है और एक मेरे पास ये पत्थर है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इसके अंदर भी मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इसके अंदर मैंने विद्युत अपघट्य भर रखा है। सपोज करो इसके अंदर मैंने भर रखा है कॉपर सल्फेट और इसके अंदर मैंने विद्युत अपघट्य क्या भर रखा है, इसके अंदर मैंने विद्युत अपघट्य भर रखा है Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट। कहने का मतलब ये है कि जब मैं दोनों पात्र के अंदर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य भरूंगा
यहाँ पे कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने सिल्वर सल्फेट विद्युत अपघट्य ले लिया, दो अलग अलग पात्र ले लिए। एक पात्र में मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इस पात्र में भी मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। जब दोनों के अंदर समान आवेश प्रवाहित करवा रहा हूँ, समान आवेश का मतलब Q बराबर IT, Q बराबर IT, यहाँ पे भी मैं एक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करवा रहा हूँ, और इसके अंदर भी मैं Q बराबर IT 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करवा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर आवेश क्या दे रहा हूँ मैं, समान दे रहा हूँ। दोनों के अंदर मैंने आवेश समान दिया है, तो फैराडे का सेकंड नियम ये कहता है कि उस इलेक्ट्रोड पर मात्रा ज़्यादा जमा होगी जिस विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, यहाँ पे मैंने सिल्वर सल्फेट लिया है, ये विद्युत अपघट्य है, इसका मान लीजिए तुल्यांकी भार है E1 और इसका तुल्यांकी भार मैंने मान लिया E2 है। तो जिसका तुल्यांकी भार जितना ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर मात्रा ज़्यादा जमा होगी, ये फैराडे का सेकंड नियम है। तो फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है, फैराडे का सेकंड नियम कहता है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। कहने का मतलब इसका मैंने W1 मान लिया, इसका मैंने W2 मान लिया, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E1 बटा E2 के। ये फैराडे का सेकंड नियम है। समझ में आया? दो पात्र लिए हैं मैंने, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसके अंदर भी मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें मैंने विद्युत अपघट्य भर दिया कॉपर सल्फेट, इसके अंदर मैंने विद्युत अपघट्य भर दिया सिल्वर सल्फेट। इसका इस इलेक्ट्रोड पे मान लो कि जमा हो रही है मात्रा W1, इसके ऊपर मान लो मात्रा जमा हो रही है W2। इस विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार मैंने E1 मान लिया, इस विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार मैंने E2 मान लिया। तो फैराडे क्या कहता है, फैराडे कहता है कि जब आवेश मैं बराबर दे रहा हूँ दोनों में, आवेश अगर IT, क्योंकि Q बराबर IT होता है, तो IT अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए और इधर भी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ आवेश क्या कर रहा हूँ मैं, बराबर। तो आवेश बराबर देने पर इस पे जमा होने वाली मात्रा W1, इस पे जमा होने वाली मात्रा W2, दोनों का अनुपात क्या होगा, E1 बटा E2 के होगा। इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ कि E1 अगर ज़्यादा होगा तो W1 ज़्यादा होगा, अगर E2 ज़्यादा है तो W2 ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर जिस विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड पे जमा होने वाली मात्रा ज़्यादा होती है। ये फैराडे का सेकंड नियम है। उसके बाद में अगली हेडिंग दे रखी है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक व तुल्यांकी भार के बीच में क्या रिलेशन है। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है, Z और E के बीच में क्या रिलेशन आता है, Z और E के बीच में क्या रिलेशन आता है उसको देखो एक बार। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z व तुल्यांकी भार के मध्य संबंध, व तुल्यांकी भार के मध्य संबंध, तुल्यांकी भार के मध्य रिलेशन, संबंध। देखो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है, फैराडे का फर्स्ट नियम है W बराबर ZIT, W बराबर ZIT है। मान लीजिए मेरे पास समान धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में मैं प्रवाहित कर रहा हूं, तो इसका W1 होगा, इसका Z1 होगा, IOT दोनों में बराबर है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, W1 एक की, मान लो कि दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य ले लिए, एक की मात्रा W1 है तो उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है। IOT क्या कर रहा हूं मैं, दोनों में समान, यानी समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित कर रहा हूं, तो समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से दूसरे पे जमा कितनी होगी, W2, तो उसके लिए कितना होगा Z2, और IT दोनों में क्या है, समान, इसके लिए मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तो ये तो आ गया फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे का सेकंड नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ये है फैराडे का सेकंड नियम। यहाँ से W1 और W2 की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 है, इसका मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे अपन। तो समीकरण नंबर 1 व 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या आएगा, यहाँ पे W1 की जगह ये रख देंगे Z1 IT और यहाँ पे रख देंगे Z2 IT, बराबर क्या आ जाएगा E1 बटा E2।
IT से IT कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, Z1 बटा Z2 आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से क्या सकता हूँ, Z समानुपाती क्या होगा, Z समानुपाती होगा E हो जाएगा। देखो बेटा IT से IT कट गया, यहाँ पे Z1 बचा, यहाँ पे Z2 बचा, तो Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। इसका मतलब मैंने इसको Z मान लिया तो मेरी Z आ गया, और E1 E2 को मैंने E मान लिया तो क्या आ गया, E। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसका मतलब तुल्यांकी भार अगर बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, और अगर तुल्यांकी भार कम होगा इसका मतलब Z भी क्या होगा, कम होगा, ये कह सकता हूँ। तो ये तुम्हारा फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का सेकंड नियम आ गया। अब क्या है कि वैद्युत रासायनिक जो तुल्यांक है, यहाँ पे मैंने बोला है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो किसके समानुपाती है, तुल्यांकी भार के समानुपाती है। ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार तुल्यांकी भार का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता। भाई जो तुल्यांकी भार है इसका उपयोग अभी अपन वर्तमान में नहीं कर सकते। वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में अपन करते हैं मोल शब्द का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं बेटा, वर्तमान में अपन मोल शब्द को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, मोल शब्द को काम में लिया जाता है। इसका मतलब तुल्यांकी भार का उपयोग वर्तमान में अपन नहीं करते हैं, अपन वर्तमान में किसका उपयोग करते हैं, मोल का उपयोग करते हैं। इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश कितना होगा, उसका आवेश होगा 1 फैराडे के बराबर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 फैराड संख्या के बराबर। ये लिख सकता हूँ मैं 1 फैराड संख्या के बराबर इसका आवेश होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 फैराडे होता है, और 1 फैराडे को मैं लिख सकता हूँ 1 फैराड संख्या। और 1 फैराडे का मान कितना आता है, 1 फैराडे का मान आता है 96,500 कूलाम। ये आता है 1 फैराडे का मान। ये आया कहाँ से बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये कह सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों को मैं जब गुणा करूंगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो मैं कैसे निकालूंगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, दोनों को गुणा कर दूंगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल जाएगा। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणा 10 की घात 23। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये 1 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये आवेश होता है। जब इन मैं दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 96,487 कूलाम। कितना आएगा, इसको मैं जब गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 96,487 कूलाम। और जब अपन न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं तो 96,487 को अपन लगभग कितना मान लेते हैं, अपन इसको लगभग मान लेते हैं 96,500 कूलाम आवेश मान लेते हैं। इसका मतलब अब भी अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल के अंदर अपन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 96,500 कूलाम अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यानी 1 फैराडे की संख्या है वो कितनी आएगी, 96,500 कूलाम। ये 96,500 कूलाम कहाँ से आया अपने पास, 96,500 कूलाम आया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकलेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी दोनों को मैं जब गुणा कर दूंगा, इसका मतलब मैं दोनों को जब गुणा करता हूं तो दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणा 10 की घात 23। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब मैं इनको गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 96,487 कूलाम, और इसको मैं लगभग कितना मान लेता हूँ 96,500 कूलाम इसको मैं मान लेता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास एक आयन है, इसको देख लीजिए एक बार, मिटा रहा हूँ फिर मैं इसको।
देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास है सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पे सोडियम का धनायन है, और सोडियम का धनायन है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो क्या बनाया इसने? सोडियम धातु बनाई। क्या बनाई इसने? सोडियम धातु बना दी। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल सोडियम आयन है। यहाँ पे कितना है? 1 मोल ही तो है ये। तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। और इससे क्या बना? इससे बना 1 मोल सोडियम धातु बन गई। क्या कोई दिक्कत है? 1 मोल सोडियम की धातु बन गई मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मोल सोडियम आयन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराड संख्या। क्या होता है? 1 फेराड संख्या। और 1 फेराड संख्या को मैं लिख सकता हूँ 1F लिख सकता हूँ। और 1F की वैल्यू कितनी होती है? 1 फेराड संख्या की वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 96,500 कूलाम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पे मेरे पास आ गया Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम धातु बनाएगा, और सोडियम धातु बनाएगा तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे संख्या के बराबर होता है, और 1 फेराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें ये बहुत काम आएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे के? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं दूसरा लिख रहा हूं मैं। मेरे पास है Mg+2। इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? क्योंकि Mg पे +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? ये Mg धातु बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये Mg धातु बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 1 मोल मैग्नीशियम आयन, 1 मोल मैग्नीशियम आयन 1 मोल ही है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन बना के क्या बना देगा? ये Mg 1 मोल मैग्नीशियम धातु बना देगा। ये 1 मोल मैग्नीशियम धातु, ये कह सकता हूँ इसको मैं। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 फेराडे संख्या। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 फेराडे संख्या, और 2 फेराडे को मैं लिख सकता हूँ, 1 फेराडे को लिख सकता हूँ 96,500। तो 96,500 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास? 2 गुणा 96,500 कूलाम। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2096, 2 गुणा 96,500 कूलाम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला एग्जाम्पल मेरे पास है, तीसरा एग्जाम्पल है, वो मेरे पास है। अगर मैं एल्यूमिनियम धातु लेता हूँ, कौन सी धातु ले रहा हूँ बेटा? एल्यूमिनियम धातु ले रहा हूँ। अगर एल्यूमिनियम धातु, एल्यूमिनियम पे +3 आता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? ये एल्यूमिनियम धातु बनाएगा, और एल्यूमिनियम धातु ये बना देगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 एल्यूमिनियम आयन, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, सही है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ। और कितनी धातु बनाई? 1 मोल एल्यूमिनियम धातु बना दी। 1 मोल क्या बना दी? एल्यूमिनियम धातु बना दी। अपन को नोट क्या करना है? अपन को नोट करना है 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 3 फेराडे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फेराडे। और 3 फेराडे का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुणा 96,500। ये लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 96,500 लिख दिया मैंने। तो 3 गुणा 96,500 का मतलब 3 को 96,500 से गुणा कर दो, जितनी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी? आवेश हो जाएगा। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 3 फेराडे
और 3 फैराडे का मतलब हो गया 1 फैराडे का मतलब 96,500 गुलाम होता है। तो 96,500 गुलाम को मैंने कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अपन को ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी विद्युत अपघट्य दे रखा है, उसमें धातु को पहचान लो कि धातु कौन सी आ रही है। जैसे एल्यूमिनियम धातु आ रही है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अगर मैग्नीशियम धातु आ रही है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एल्यूमिनियम धातु है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर धातु आ रही है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। बाकी ऋणायन को अपन को नहीं देखना है, केवल धनायन को देखना है और धनायन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके आधार पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य दे रखा है। कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघट्य में 2 एम्पीयर की धारा, 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 2 एम्पीयर की धारा कितनी मिनट तक प्रवाहित कर रहा हूं मैं, 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली मात्रा ज्ञात कीजिए, मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर आपके पास कोष्टक में दिया हुआ है, इसका अणुभार 63 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 63 आपको क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि इसका अणुभार कितना दे रखा है, 63 दिया हुआ है। देखो कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य है मेरे पास, यानी कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य है। इस कॉपर सल्फेट को आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट को आपको तोड़ना है। सभी क्वेश्चनों में ऐसे करना है कि कॉपर सल्फेट है वो किस में टूटेगा बेटा, Cu+2 में टूटेगा और सल्फेट -2 में टूटेगा। ऐसे टूटेगा, कॉपर +2 में टूट जाएगा और सल्फेट -2 में टूट जाएगा। इसका मतलब अपन को काम में क्या लेना है, अपन को काम में लेना है कॉपर +2। क्या काम में लेना है अपन को काम में लेना है कॉपर +2 काम में लेना है। इसका मतलब सल्फेट से अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो कॉपर +2 है, इस कॉपर +2 से कॉपर बनाना है, तो वो कॉपर ही अपन को इलेक्ट्रोड पे जमा करना है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं कर सकता हूं कि कॉपर +2 है, वो कॉपर +2 कॉपर में कब चेंज होगा, कॉपर में कब चेंज होगा बेटा, कॉपर में चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कॉपर के अंदर बदल जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे मैथ के अंदर जो अपन एक एक नियम करते हैं उससे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे। अपन ने पिछली क्लास में देखा था। कॉपर का अणुभार कितना है, 63। इसका मतलब कॉपर को मैं बोल सकता हूँ 63। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 63 ग्राम। क्या लिख सकता हूँ मैं, 63 ग्राम लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 फैराडे से कितना मात्रा जमा हो रही है कॉपर की, 63 ग्राम मात्रा जमा हो रही है। अपन को क्या कर रहा है, अपन को कह रहा है कि आवेश, यहाँ पे 2 फैराडे आवेश दे रखा है, उससे 63 ग्राम जमा हो रही है कॉपर की मात्रा। लेकिन यहाँ पे अपन को आवेश नहीं दे रखा, अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है धारा और समय दे रखा है। और अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। भाई आवेश अपन को नहीं दे रखा है, अपन को धारा दे रखी है और अपन को समय दे रखा है। इसका मतलब अपन आवेश निकाल सकते हैं। तो अपन आवेश कैसे निकालेंगे, अपन आवेश निकाल लेंगे Q बराबर IT। Q बराबर क्या निकाल लेंगे, IT निकाल लेंगे। तो Q बराबर IT का मतलब I कितना दे रखा है अपन को, 2 एम्पीयर की धारा, तो 2 लिख देंगे, 2 एम्पीयर की धारा। समय कितना दे रखा है अपन को, समय दे रखा है 10 मिनट। लेकिन अपन को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। इसका मतलब 10 मिनट को मैं जब सेकंड में बदलूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा और 60 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1200 कूलाम। कितना आ जाएगा बेटा, 1200 कूलाम आ जाएगा। इसका मतलब आपको वो ये कह रहा है कि 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करवाई। इसका मतलब 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करवा रहा है। तो कितना आवेश कर रहा है वो, 1200 कूलाम। कितना कर रहा है वो,
1200 कूलाम कर रहा है, तो 1200 कूलाम आवेश में कॉपर की मात्रा कितनी जमा होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कॉपर +2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल गया। कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 2 फैराडे होता है। तो 2 फैराडे में कितनी मात्रा जमा हो रही है, 63। 2 फैराडे में कितनी मात्रा जमा हो रही है, 63 ग्राम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करवाई। इसका मतलब Q बराबर IT, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। Q बराबर क्या होता है, IT। I कितना दे रखा है, 2 एम्पीयर। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। 10 मिनट को किस में बदल लेंगे, सेकंड में। तो 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल गए, और अब इनको अपन गुणा करेंगे तो 1200 कूलाम आ जाएगा। इसका मतलब 1200 कूलाम में कितनी मात्रा जमा होगी, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे, अब इसको अपन एक एक नियम से कर लेंगे। और एक एक नियम से कैसे करेंगे देखना एक बार। इधर लिख रहा हूं मैं, 2 फैराडे से जमा होती है कॉपर की मात्रा 63। इसका मतलब 2 फैराडे से जमा होती है कॉपर की मात्रा। कॉपर की मात्रा कितनी जमा हो रही है, 63। 1 फैराडे से कितनी होगी, 1 फैराडे से कितनी होगी, 63 बटा 2 फैराडे। ऐसे ही लिखेंगे अपन कि 1 फैराडे से कितनी जमा होगी, 63, और इधर वाला 2 फैराडे का अपन भाग लगा देंगे। तो 2 फैराडे का भाग लग गया। 1200 कूलाम से कितनी होगी, इसका मतलब 1200 कूलाम से कितनी होगी, 63 बटा 2 फैराडे इंटू 1200 कर दूं। बेटा एक एक नियम जानते हो आप। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 10 रुपए में पेन आते हैं 5, तो 1 रुपए में कितना पेन आएगा, 5 बटा 10। ऐसे तो करेंगे अपन। तो वही है, 2 फैराडे जब आवेश प्रवाहित करवा रहे हैं तो कॉपर की मात्रा जमा हो रही है 63। तो 1 फैराडे से कितनी मात्रा जमा होगी, 63 बटा 2 फैराडे, और 1200 कूलाम से कितनी होगी, इंटू 1200 कर दो। अब 2 फैराडे, फैराडे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फैराडे की जगह मैं क्या रख दूं, 96,500 रख दूं। इसका मतलब 96,500 रख दूं, और यहाँ पे इसको गुणा करूंगा और इसका भाग लगाऊंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.39 ग्राम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया 0.39 ग्राम। यानी 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कॉपर की मात्रा मेरे पास 0.39 ग्राम प्राप्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से फैराडे के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, उस क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से। लिख रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है। एल्यूमिनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है आपके पास। एल्यूमिनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर 40 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित करने के लिए कितना आवेश प्रवाहित करवाना पड़ेगा। देखो बेटा इधर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम जमाना है, और 40 ग्राम एल्यूमिनियम जमाने के लिए कितना आवेश प्रवाहित करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है वो। ठीक है, कैसे करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड अपने आयनों में टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 में टूटेगा और Cl-1 में टूटेगा, ऐसे टूटेगा ये। और आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम जमा हो रहा है, इसका मतलब Cl से कोई अपन को लेना देना नहीं है, तो Cl को यहाँ पे अपन काम में नहीं लेंगे। तो अपन को क्या काम में लेना है, अपन को एल्यूमिनियम काम में लेना है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि एल्यूमिनियम +3 है, वो एल्यूमिनियम में बदलेगा। तो एल्यूमिनियम में कैसे बदलेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 आवेश आ रहा है, और +3 आवेश आ रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, एल्यूमिनियम में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है। अब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 फैराडे, और 3 फैराडे आवेश है यहाँ पे, और 3 फैराडे आवेश के अंदर एल्यूमिनियम का अणुभार कितना होता है, 27। इसका मतलब 27 ग्राम जमा हो रहा है। 3 फैराडे आवेश मैंने दिया तो एल्यूमिनियम कितना जमा हुआ, 27 ग्राम। आपको कह क्या रहा है, आपको वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम कितना निक्षेपित करना है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम को जमाना है, उसके लिए कितना आवेश चाहिए, यही तो कह रहा है। इसका मतलब जिस साइड में आपको दे रखा है और जो आपको पूछ रहा है तो उस साइड में चलना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मान लो मैं ये कहूं कि 10 रुपए में पेन आते हैं 50, तो
1 रुपए में कितना पेन आएगा? 10 रुपए में 50 पेन आते हैं, तो 1 रुपए में पेन कितने आएंगे? 50/10, ऐसे ही करेंगे अपन। तो एक एक नियम में क्या होता है? एक एक नियम में ये होता है कि जिधर से आपको क्वेश्चन दे रखा है उस साइड से लेके चलना है। यानी अब आप इधर से नहीं चलोगे भाई, 3 फैराडे से जमा होती है एल्यूमिनियम पे इतनी मात्रा, तो यहाँ पे तो आवेश पूछा आपको, तो इधर से नहीं चलना, आपको किस साइड से चलना है? आपको इस साइड से चलना है। जो वैल्यू दे रखी है उस साइड से लेके चलना है, और जो चीज पूछ रहा है उस साइड की तरफ चलना है अपन को। तो अब कैसे चलोगे आप? अब चलोगे कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए कितना आवेश चाहिए? 3 फैराडे। भाई 27 ग्राम एल्यूमिनियम मुझे निक्षेपित करना है, यानी इलेक्ट्रोड पे जमा करना है, तो उसके लिए आवेश कितना चाहिए? 3 फैराडे। तो 1 ग्राम जमा करने के लिए 3 फैराडे अपॉन 27, और 40 ग्राम करने के लिए इंटू 40 कर देंगे। तो कैसे करोगे इसको आपको ऐसे करना है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए आवेश की मात्रा जरूरी कितनी है बेटा? 3 फैराडे। भाई 27 ग्राम एल्यूमिनियम मुझे निक्षेपित का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर जमा करना, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम जमाने के लिए आवेश चाहिए 3 फैराडे, और 1 ग्राम जमाने के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 3 फैराडे अपॉन 27। भाई 3 फैराडे इधर है, 27 इधर, तो 27 का भाग लग जाएगा, तो बटा 27 आ गया। तो मुझे कितना जमाना है? 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम के लिए कितना करना पड़ेगा? 40 ग्राम के लिए क्या करूंगा मैं? इंटू 40 कर दूं क्या? इंटू 40 कर दूं। इसका मतलब 3 फैराडे अपॉन 27 इंटू 40 आ गया। तो इसको मैं क्या करूंगा? 3 फैराडे को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा फैराडे को लिख सकता हूं 96,500। भाई 1 फैराडे का मतलब कितना होता है? 96,500 होता है। तो एफ की जगह मैंने क्या रख दिया? 96,500 रख दिया, इंटू 40 अपॉन 27, ये आ गया। ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे 27 का भाग लगा दो, तो आपके पास आंसर लिखा हुआ है 42, 88, 88। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 42, 88, 88.88 कूलाम। यानी इतना आवेश आपको देना पड़ेगा। 40 ग्राम एल्यूमिनियम जमाना है, उसके लिए आवेश कितना चाहिए? 428888 कूलाम। यानी आपके पास लगभग कितना आ गया? ये 4,28,888 कूलाम आवेश आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके पास, AgNO3 विद्युत अपघट्य में 5 एम्पीयर की धारा को 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली Ag की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फैराडे के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको वो कह रहा है कि AgNO3 है, क्या कह रहा है वो? AgNO3 है, और AgNO3 के अंदर वो कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करवाई। 5 एम्पीयर की धारा है वो कितने मिनट तक प्रवाहित करवाई? 20 मिनट तक प्रवाहित करवाई। यानी आपको आवेश नहीं दे रहा, वो आपको क्या नहीं दे रहा? आवेश नहीं दे रहा है, आपको निकालना है आवेश। इसका मतलब मैं Q बराबर क्या निकाल लूंगा? Q बराबर मुझे पता है IT होता है। Q बराबर क्या आता है? IT होता है। तो I की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं? 5। टाइम कितना रख दूंगा? 20 मिनट। मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा। ये कितना आ जाएगा? 12। 12 को 5 से गुणा किया, 12 को 5 से गुणा किया, 60 आ गया। ये आ गया मेरे पास 6000 कूलाम। यानी वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि 6000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, आपको डायरेक्ट नहीं कह रहा, वो आपको वो टाइम दे रहा है, धारा दे रहा है वो। तो टाइम और धारा को जब गुणा करते हैं तो आवेश निकल जाता है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, और Q बराबर IT से अपन आवेश निकाल सकते हैं। तो वो डायरेक्ट कह रहा है कि 6000 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो कितना Ag जमा होगा, ये पूछा है उसने। अब देखो AgNO3 अपने आयनों में टूटेगा बेटा, AgNO3 अपने आयनों में टूटेगा, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं इसको? Ag पे +1 और NO3 पे -1, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट है, जब टूटता है तो Ag +1 में टूटेगा और NO3 -1 में टूटेगा। इसी तरीके से टूटता है। तो Ag +1 टूट रहा है, तो Ag +1 नाइट्रेट -1, तो यहाँ पे नाइट्रेट की तो कोई आवश्यकता नहीं है अपन को। तो किसकी आवश्यकता है? अपन को Ag की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ Ag +1 है,
कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा बेटा, ये बदल जाएगा Ag में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये Ag के अंदर बदल जाएगा। इसका मतलब एक Ag+1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है, Ag में बदल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक फैराडे, इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक फैराडे, और एक फैराडे को मैं क्या कह सकता हूँ, 96,500 कूलाम कह सकता हूँ। क्या मैं 96,500 कूलाम कह सकता हूँ। Ag का अणुभार कितना होता है, कोष्टक में लिखा हुआ है 108 ग्राम। क्या लिख रखा है, 108 ग्राम लिखा हुआ है। इसका मतलब एक फैराडे आवेश या फिर एक फैराडे आवेश को मैं 96,500 कूलाम आवेश भी कह सकता हूं। तो 96,500 कूलाम आवेश से Ag कितना जमा हो रहा है, 108 ग्राम हो रहा है। आपको वो कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करवाई तो कितना Ag जमा होगा, ये कह रहा है वो। इसका मतलब आपको डायरेक्ट आवेश नहीं दे रहा, आवेश आपने ऐसे निकाल लिया, Q बराबर IT निकाल लिया, तो आवेश कितना आ गया, 6000 कूलाम। इसका मतलब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 6000 कूलाम आवेश जब दिया तो Ag कितना जमा होगा, ये पूछा है आपको। इसका मतलब 96,500 कूलाम से आवेश जब दे रहे हो आप तो आपके पास Ag जमा हो रहा है 108 ग्राम, और आपको वो कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करवाई। तो 5 एम्पीयर की धारा यानी I की वैल्यू 5 रख देंगे, टाइम अपन को 20 मिनट रख देंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, इनको जब गुणा करेंगे तो 6000 कूलाम आ जाएगा। इसका मतलब 6000 कूलाम से कितना मात्रा जमा होगी, अक्स मान लेंगे उसको। तो अब इसको एक एक नियम से कैसे करेंगे अपन, अब इसको एक एक नियम से करेंगे। 96,500 कूलाम आवेश से Ag की मात्रा जमा होती है 108 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 96,500 कूलाम आवेश से Ag की मात्रा जमा होती है कितनी, 108 ग्राम। 108 ग्राम भाई, 96,500 कूलाम से कितनी Ag जमा हो रही है, 108 ग्राम हो रही है। एक कूलाम से कितनी जमा होगी, 108 बटा 96,500 का भाग लगा देंगे। 96,500 का भाग मैंने लगा दिया तो 108 अपॉन 96,500 लगा दिया मैंने। अब वो क्या कह रहा है कि 6000 कूलाम से कितनी होगी, तो 6000 कूलाम से कितनी होगी, 108 अपॉन 96,500 इंटू 6000 कर देंगे। इनको जब काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.71 ग्राम। यानी आप ये कह सकते हो कि 96,500 कूलाम से 108 ग्राम जमा हो रही है, तो 6000 कूलाम से 6.71 ग्राम Ag की मात्रा जमा होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास फैराडे के क्वेश्चन आ सकते हैं। फैराडे के कैसे भी क्वेश्चन आए आपको घबराना नहीं है। आपको जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको अगर किसी की मात्रा पूछ रहा है, चाहे वो Ag हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, अगर वो मात्रा पूछ रहा है तो आपको आवेश की तरफ से चलना है, मात्रा की तरफ जाना है। अगर आपको मात्रा दे रखी है और आवेश पूछ रहा है तो मात्रा की तरफ से चलना है, आवेश की तरफ जाना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको आवेश दे रखा है, आवेश दे रखा है और Ag की मात्रा पूछ रहा है कि कितनी मात्रा जमा होगी। इसका मतलब आपको आवेश की तरफ से जाना है और मात्रा की तरफ चलना है। जैसे मैं अभी चला गया कि 96,500 कूलाम से 108 ग्राम जमा हो रही है, 1 से 108 अपॉन 96,500, 6000 से इतनी आ गई। अगर वो ये कहता 96,500 कूलाम से 108 ग्राम मात्रा जमा हो रही है, अगर वो ये कहता कि 80 ग्राम मात्रा जमा होने के लिए कितना आवेश चाहिए, अगर क्वेश्चन आपको उल्टा दे देता कि यहाँ पे 80 ग्राम मात्रा कह रहा है कि 80 ग्राम मात्रा मुझे जमा करनी है, तो 80 ग्राम मात्रा जमा करने के लिए आवेश कितना चाहिए, तो कैसे चलेंगे अपन, इस साइड से चलेंगे। तब क्या कहते हैं अपन, तब अपन कहते हैं 108 ग्राम Ag की मात्रा जमाने के लिए आवेश चाहिए 96,500। तो एक के लिए कितना चाहिए, 96,500 अपॉन 108, और 80 ग्राम मात्रा जमाने के लिए इंटू 80 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ये अपने फैराडे के जो क्वेश्चंस है अपने सोल्व कर लिए, बाकी जो क्वेश्चंस बुक्स में दे रखे हैं उनको आप सोल्व कर लेना। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना।
ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।